हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आत्या स्टडी एकेडमी में। सीटेट फरवरी 7 और 8 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, तो पेपर 2 साइंस की यहाँ पे मॉक टेस्ट की ये क्लास चल रही है। आज की क्लास ये मॉक टेस्ट सेकंड इसको बोलेंगे। एक मॉक टेस्ट की क्लास आपको अपलोड की जा चुकी है, जहाँ पे हम वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि सीटेट के लिए एनसीईआरटी ही राजा है। उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ तो एज इट इज स्टेटमेंट के ही उठा के एनसीईआरटी के स्टेटमेंट वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, और कुछ घुमा के पर पूछा आपके एनसीईआरटी से ही जाता है। ठीक है। और जो प्रश्नों का लेवल रखा गया है वो 6 से 10 तक का रखा गया है, क्योंकि सिलेबस में भले ही दिया है कि 6वीं से लेके 8वीं तक की ही साइंस आएगी, पर जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके देखिए तो वहाँ पे जो प्रश्नों का लेवल गया है वो 10वीं तक उठा के लेके गया है। इसलिए जो मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं ये 1 हफ्ते तक आपका चलेगा, जब तक कि एग्जाम आपका नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए ये मॉक टेस्ट की क्लास चल रही। तो यहाँ पे हम जो प्रश्न कर रहे हैं ना, सारे 10वीं लेवल तक के कर रहे हैं, 10th लेवल तक के कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन हार्ड भी फंसते हैं, ठीक है, जो कि आने ही हैं, सारे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं, कुछ इजी तो कुछ हार्ड भी रहते हैं। 2-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको हार्ड 10th स्टैंडर्ड तक के आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके प्रमुख पोषक तत्वों से मिलाइए। सूची दी है, जहाँ पे सूची फर्स्ट में खाद्य पदार्थ लिखे हैं और सूची सेकंड में पोषक तत्व लिखे हैं। दूध दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है? चावल में क्या पाया जाता है? और दाल में क्या पाया जाता है? तो देखिए, दूध में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दाल में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, यही क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है और दाल में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन ये कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन करते क्या है बॉडी में, हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये सबसे ऊर्जा का, अगर बॉडी में एनर्जी की बात करें तो बॉडी में ऊर्जा का सबसे अगर प्रमुख स्रोत है तो वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? 17 किलो जूल एनर्जी हमको मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी या फिर 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है। हमारे भोजन में कुल ऊर्जा का अगर लगभग देखा जाए तो 60 से लेके 80% ऊर्जा हमको किससे मिलती है? 60 से 80% ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट ठीक है, ऊर्जा हमको देता तो है, पर क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो इसके स्रोत होता है आलू, क्या होता है? आलू होता है, केला, आम, यानी कोई भी फल हैं जो मीठे हैं वो किस में आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। जितने भी अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर मात्रा में उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाकी शहद है, गन्ना है, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कहाँ पे पाया जाता है? आलू, केला, कोई भी फल है, आम, अनाज, सारे अनाजों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है ना, तो वयस्क व्यक्ति को लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना ही लेना चाहिए। और अगर कोई बढ़ता बच्चा है, जैसे बढ़ते बच्चे होते हैं ना जो ग्रो कर रहे होते हैं, और कोई एथलीट है जैसे खिलाड़ी है, धावक है, ठीक है, तो जिनको कि ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होती है। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का ये जो प्रोटीन नाम है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने किया था। किसने? जे बर्जीलियस ने। ठीक है। प्रोटीन उस ऊर्जा तो देता ही है, एनर्जी देता है, सबसे लास्ट में देता है। ये एनर्जी देने का जब हम क्रम पढ़े थे ना, तब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एनर्जी हमको कार्ब से मिल जाती है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तब हमको एनर्जी फैट देता है। फिर फैट की भी जब कमी होने लगती है तब लास्ट में हमको एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन देता है। तो जो प्रोटीन है ये ऊर्जा उत्पादन का काम तो करता ही है। ऊर्जा उत्पादन के साथ ये क्या करता है? शरीर की मरम्मत करने का काम करता है। मरम्मत मतलब जो भी कटा फटा
जो भी अगर टूट फूट जाता है तो उसको रिकवर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। मनुष्य के शरीर अगर है तो बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का क्या है सिंथेसिस किया जाता है बॉडी में। ठीक है, 10 अमीनो एसिड का बॉडी में सिंथेसिस कर लिया जाता है, यानी इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 10 जो अमीनो एसिड हैं इनको भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता होती है। और यही 20 अमीनो एसिड जो होते हैं ना, तो इन्हीं 20 अमीनो एसिड से मिलकर कौन बना होता है? बना होता है प्रोटीन। ठीक, तो 10 क्या होते हैं हमारे बॉडी में ही सिंथेसिस कर लिए जाते हैं, संश्लेषण इनका कर दिया जाता है। और 10 क्या होते हैं हमको भोजन के द्वारा लेना चाहिए। ठीक है, अब अभी हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था कि 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे खाना चाहिए एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति को। लेकिन प्रोटीन हमको दैनिक जीवन में कितना खाना चाहिए? तो 70 से लेकर 100 ग्राम तक प्रोटीन हमको पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अब प्रोटीन बना किससे होता है? तो प्रोटीन कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है और नाइट्रोजन से बना होता है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है? तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसमें नाइट्रोजन का पोर्शन नहीं रहता है। जबकि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। कुछ प्रोटीनों में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फास्फोरस भी और आयरन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है, कुछ प्रोटीन में होता है। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.65 किलो कैलोरी के समथिंग हमको 1 ग्राम प्रोटीन से एनर्जी मिल जाती है। अब प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? तो जितनी भी दालें होती हैं, चना की दाल स्पेशली, चने की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जितनी भी दालें होती हैं प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। साथ में अंडा है, मछली है, ठीक है, ये क्या है? जितने भी पत्तीदार सब्जियां हैं, हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, दूध है, सोयाबीन है, मटर है, सेम, पनीर, दही, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो दालें आप याद रख लीजिएगा, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर, ये सब आ जाएगा। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं ये भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, और हरे पत्तेदार सब्जियां ये भी प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को डिटेल में पढ़ लिया है और इनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम का काम क्या है? तो ये हड्डियों और दांतों को मजबूती देने का काम करता है। पाया किस में जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस कारण से बच्चों में कुपोषण होता है? असंतुलित आहार, बार बार होने वाले संक्रमण, स्वच्छता की कमी। सही विकल्प का चयन करना है। केवल ए और बी और सी या ए बी सी तीनों। बताइए कुपोषण का कारण क्या है? ठीक है, किसी बच्चों में अगर कुपोषण हो रहा तो उसका मेन कारण क्या है? तो सबसे पहले आप कारण समझने से पहले ये समझिए कि कुपोषण होता क्या है। तो कुपोषण ऐसी स्थिति है जब कोई भी व्यक्ति है वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाता है, यानी संतुलित आहार अगर वो नहीं ले पाता है तो उसको क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। अब कुपोषण में क्या होता है? वजन या तो कम हो जाएगा या तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, दोनों स्थिति कुपोषण कहलाती है। ठीक है, चाहे वजन कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। कमजोरी होगी और कमजोरी के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, यानी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये सब किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बैलेंस डाइट न लेने के कारण, यानी संतुलित आहार न मिलने के कारण। ठीक है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास भी रुक जाएगा और मानसिक विकास भी रुक जाएगा। तो कुपोषण का कारण मेनली होता क्या है? एक तो असंतुलित आहार, यानी बैलेंस डाइट नहीं होगा तब, पोषक तत्वों की कमी होगी तब भी जाके कुपोषण हो जाएगा, गरीबी या गलत खान पान, इसके कारण भी क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। बार बार होने वाला संक्रमण, अगर कोई बच्चा है वो बार बार बीमार हो रहा है तो वो कितना भी खाएगा पिएगा उसके शरीर को नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी कम होगी। ठीक है, तो इसके वजह से भी कुपोषण हो जाता है। और स्वच्छता की कमी, अगर हम साफ स्वच्छ खाना नहीं खा रहे हैं, गंदगी भरा खाना खा रहे हैं, तो उससे भी क्या होंगे? बच्चे बार बार बीमार होंगे, जिसके कारण से क्या होगी? इम्यूनिटी डाउन होगी, वजन कम होगा, कमजोरी होगी। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? कुपोषण बोला जाता है। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक ने कक्षा में सोडियम, लोहा और तांबा के उदाहरण देकर धातुओं की अवक्रियाशीलता को समझाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धातुओं की अवक्रियाशीलता श्रेणी को सही दर्शाता है? सबसे ज़्यादा सक्रिय तांबा है, फिर लोहा है, फिर सोडियम है। पहले सोडियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है, फिर लोहा है, फिर तांबा है। लोहा है, सोडियम है, तांबा है, या तांबा है, सोडियम है, लोहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, सक्रियता श्रेणी से प्रश्न है। सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ मैराथन क्लास में ही। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होता है क्या होता है, पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा जिंक, जिंक के बाद आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आ जाएगा पीबी यानी लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सिल्वर, लास्ट में आ जाएगा गोल्ड। जो गोल्ड होता है ये सबसे कम सक्रिय होता है, ये किसी से भी जनरली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए गोल्ड और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। तो यहाँ पे अब देखिए 3 चीज़ दिया है। क्या दिया है, सोडियम दिया है और आयरन दिया है, और क्या दिया है, तांबा दिया है, लेड दिया है, सॉरी कॉपर दिया है। क्या दिया है, कॉपर दिया है। 3 चीज़ें दी हैं। तो इनमें से बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, सोडियम हो गया। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, सोडियम। सोडियम के बाद देखिए क्या आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। फिर आयरन के बाद देखिए लेड, हाइड्रोजन, फिर जाके क्या आता है, कॉपर आता है। तो यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोडियम, फिर आ जाएगा लोहा यानी आयरन, फिर बाद में आ जाएगा तांबा। अब इस रिएक्टिविटी श्रेणी में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें दी थी, सोडियम, लोहा और तांबा। उसके अलावा कुछ भी दे सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दे सकता है, जिंक, मर्क्यूरी और गोल्ड दे सकता है। तो ये आपको रिएक्टिविटी श्रेणी आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ भी इसमें से कुछ भी आ जाता है, तो आप प्रश्न इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन प्रायः धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि वे सस्ते होते हैं, वे ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, वे हल्के होते हैं, वे कुचालक होते हैं। जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो हमेशा धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं, मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं? हालांकि ये किससे प्रश्न है, ये धातु के भौतिक गुणधर्म से है। किससे है, भौतिक गुणधर्म। ये क्लासेस मैंने अलग अलग आपको पढ़ाई है। भौतिक गुणधर्म अलग से पढ़ाया है, सॉरी धातु अलग से पढ़ाया है जिसमें उसका भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़ाया है, और अधातु अलग से पढ़ाया है जिसमें उसका भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़ाया है। 2 क्लासें लगभग आधे आधे घंटे की हैं ये दोनों क्लासेस। आप इसको जाके जरूर देखिएगा। धातु और अधातु से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है, ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म से है। जो धातु होते हैं ना, इनके कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं? पहला क्या होता है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। जो धातु होते हैं उनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। अब ये चमक क्यों पाई जाती है? तो धातु में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ही जो शुद्ध धातु होती है उसमें उसकी सतह में एक चमक पाई जाती है जिसको धात्विक चमक बोलते हैं। जैसे कि कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है, धातु ही तो है। ठीक है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। और इनमें आप देखिए चमक पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, पाई जाती है। तो ये धातु का एक भौतिक गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म क्या है, ये सुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या करते हैं, दोनों का चालन आसानी से करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो खाना पकाने के बर्तन है ना वो धातु के बनाए जाते हैं। अगर धातु का बर्तन होगा तो बीच में यहाँ पे अगर फ्लेम दी जाती है, देखिए कढ़ाई वगैरह रहता है, यहाँ पे हम फ्लेम देते हैं तो पूरी कढ़ाई गर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अपने आप में चालन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वे ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, इसीलिए खाना पकाने के बर्तन धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, और धातुओं का गुण क्या हो जाता है, एक है आघात वर्धनीयता का गुण। क्या है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब क्या समझते हैं कि अगर किसी भी धातु को पीट के हम पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। चौथा गुण आ जाएगा तन्यता का। तन्यता मतलब क्या है, किसी भी धातु को खींच कर पीट कर पतले तार के रूप में बदल देना क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। जो धातु होती हैं धातुओं में कठोरता का गुण भी पाया जाता है। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कुछ अपवाद होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं। अपवाद भी होते हैं पर वैसे धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जो धातुएं होती हैं ना, इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बीपी जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। और धातुओं में क्या होते हैं, एक और क्या है, भंगुर होते हैं।
क्या होते हैं, सॉरी, भंगुर नहीं होते। धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती, ये अधातुओं का गुण है। धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती है, ये कठोर होते हैं, भंगुर नहीं होते। धातुओं में सोरोनस गुण पाया जाता है, यानी धातुओं को जब पीटा जाता है ना हथौड़ों से, तो उनमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारे क्या है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म है। धात्विक चमक, सुचालकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता और धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने देखा कि भारी संदूक को खुरदरी फर्श पर खिसकाना कठिन है, जबकि उसी संदूक को पहियों पर रखने पर आसानी से खिसकाया जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? पहियों से घर्षण बल बढ़ जाता है, फर्श और संदूक के बीच संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, लुढ़कने वाला घर्षण फिसलने वाले घर्षण से कम होता है, पहियों से भार कम हो जाता है। ये घर्षण बल से आपका प्रश्न है। तो घर्षण बल होता क्या है? जब कोई दो वस्तु, ठीक है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है या फिर लुढ़कती है, ठीक है, या फिर ऐसा करने का अगर प्रयास करती है, तो दोनों के जो संपर्क सतह है ना, दोनों के संपर्क सतह के बीच एक बल कार्य करता है। इसी को क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोला जाता है। जो घर्षण बल होता है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वस्तु इस दिशा में जा रही है तो जो घर्षण बल है ये इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। अब घर्षण बल भी क्या है? घर्षण बल के बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे नुकसान भी हैं। जो घर्षण बल है इसी के कारण हम चल सकते हैं। कोई भी वस्तु है अगर वो चल रही है, तो जैसे गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, तो किसकी वजह से चल रही हैं? घर्षण बल के कारण ही। ग्रिप जो बनती है वो घर्षण बल के कारण ही बनती है। अब घर्षण बल कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सीमांत घर्षण बल। पहले स्थैतिक घर्षण बल देखते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सर्पी यानी फिसल के चलने वाला, और एक होता है कौन सा? लोटनिक यानी लुढ़क के चलने वाला। ठीक है, तो ये घर्षण बल होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो स्थिर होने के कारण जो उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु रेस्ट में है, अब उसमें बल लगाया जा रहा, तो एक समय ऐसा आएगा, एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वस्तु किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, यानी चलना स्टार्ट कर देगी। तो स्थैतिक घर्षण बल का जो लास्ट पॉइंट होता है ना, ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है, लास्ट पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल। यानी एक ऐसा बल जिसके बाद स्थैतिक घर्षण बल हट जाए और वो वस्तु किस में आ जाए? गति में आ जाए। उस जो थोड़ा सा मान होता है ना, थोड़ा सा जो बल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। अगर आप इसको परिभाषा के तौर पर याद रखना चाहते हैं तो ऐसा याद रख लीजिए कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। बाकी गतिक घर्षण बल, अगर किसी वस्तु के गति के कारण जो घर्षण बल लगता है उसको गतिक घर्षण बल बोलते हैं। ये सर्पी और लोटनिक दो प्रकार का होता है। सर्पी यानी जो फिसल के कोई वस्तु चलती है उस टाइम पे जो घर्षण बल लगता है तो उसको सर्पी घर्षण बल। जैसे वो जब एक विद्यार्थी जब संदूक को खिसका रहा था तो फर्श पे ऐसे ही खिसका रहा था, यानी फिसला रहा था, तो उस टाइम पे कौन सा घर्षण बल काम कर रहा था? सर्पी घर्षण बल। लेकिन जब उसको में पहिए लग गए, पहिए लगने के बाद वो वस्तु लुढ़कने लग गई, तो लुढ़कते टाइम कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा था? लोटनिक घर्षण बल कार्य कर रहा था। तो लोटनिक घर्षण बल जो होता है, लुढ़कने वाला जो घर्षण बल होता है, वो फिसलने वाले घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। यानी अगर कोई वस्तु लुढ़कती है तो उसमें कम घर्षण बल कार्य करता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग, यानी फिसलने में ज्यादा घर्षण बल कार्य करता है और लुढ़कने में कम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार पहले 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 40 मीटर चलती है। इससे स्पष्ट होता है कि कार समान गति से चल रही है, विरामावस्था में है, असमान गति से चल रही है, वृत्तीय गति में है। ठीक है, तो देखिए पहले 5 सेकंड में वो क्या की? पहले 5 सेकंड में वो 20 मीटर चलती है। ठीक है, तो यानी पहले 5 सेकंड में उसने कितनी उसकी स्पीड, उसकी गति कितनी थी? तो 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या थी? वेग था। फिर अगले 5 सेकंड में वो कितना चलती है? 40 मीटर चलती है, यानी 40/5 अगली जो गति उसकी थी क्या थी? 8 मीटर पर सेकंड थी। यानी पहले उसकी गति 4 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी गति कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। तो वो जो गति है वो समान गति तो नहीं हो सकती। समान गति क्या होती है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना। यानी अगर एक सेकंड चला 5 मीटर, फिर दूसरे सेकंड भी वो कितना चले? 5 मीटर, फिर तीसरे सेकंड भी वो कितना चले? 5 मीटर। पर यहाँ पे देखिए टाइम तो 5 सेकंड है, यानी एक 5 सेकंड में उसकी स्पीड वो कितना चला? 20 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में वो कितना चला? 40
40 मीटर, तो उसकी जो गति है, गति यहाँ पे परिवर्तित हो रही, तो समान गति से चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता। विराम अवस्था कहीं से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लिखा है कि 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है, यानी वो वस्तु चल रही है। ठीक है, वृत्तीय गति भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर का कोई जिक्र नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? असमान गति से चल रही है। ठीक है, उसका स्पीड बदल रहा, यानी हर एक टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, यानी वो कैसे चल रहा कार? वो कार असमान गति से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धावक गोल मैदान का एक चक्कर पूरा कर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? विस्थापन शून्य, दूरी शून्य नहीं, दूरी शून्य है, विस्थापन शून्य नहीं, दूरी और विस्थापन दोनों समान हैं, दूरी और विस्थापन दोनों शून्य हैं। बताइए, ये कोई सर्कुलाकार पथ है। ठीक है, यहाँ पे एक धावक यहाँ से स्टार्ट किया, वापस से आके यहीं पे रुक गया। अब इस स्थिति में बताइए क्या होगा? देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे 2 वर्ड आया है, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? दूरी क्या होती है कि जो भी डिस्टेंस चली गई है, जो भी दूरी, जो भी पाथ ट्रैवल किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? दूरी। मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे व्यक्ति है, इसने क्या किया, यहाँ पे चला 2 मीटर, ऐसे सीधे चला, फिर ऐसे चला 3 मीटर, इधर मुड़ा 3 मीटर चला, फिर इधर चला कितना? 2 मीटर चला, वापस लास्ट में यहाँ 2 मीटर और चल दिया। अब कितना, ये जो दूरी इसने कितनी चली? तो 2 मीटर चली, 3 मीटर चली, 2 मीटर चली, 2 मीटर, यानी 6 और 6 3 कितना? 9 मीटर दूरी चली। पर यहाँ पे अगर विस्थापन बताइए तो विस्थापन कितना बचा? तो विस्थापन क्या होता है? ये जो इनिशियल पॉइंट, यानी जो प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट की है, और अंतिम बिंदु का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से 2 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला। अब यहाँ पे कितना चला था? ऐसे ऐसे 3 मीटर। ये यहाँ पे कितना चला? 2 मीटर। यानी इनके बीच का अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा, कितना बचा? 1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, दूरी तो कितनी आ गई? 9 मीटर, और जो विस्थापन आ गया, कितना आ गया? 1 मीटर। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जितनी दूरी बची, वो है विस्थापन। लेकिन दूरी क्या है? जितना भी चला, वो टेढ़ा मेढ़ा, इधर 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 इधर, भले आके यहाँ पे रुक जाए, पर ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो देखिए, विस्थापन शून्य बिल्कुल है। ये जो धावक है, ये यहीं से चला और आके वापस से यहीं पे आ गया, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम हो गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी, क्योंकि ये जितना भी पाथ ट्रेवल किया है ना, ये सब किस में आ जाएगा? दूरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतया उपयोग होने वाले निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सीएनजी का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, डीजल का, एलपीजी का, या फिर पेट्रोल का? किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिकतम होता है? तो देखिए, जो सीएनजी होता है, सीएनजी क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन गैस का मिक्सचर होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो गैस होती हैं, इनका मिश्रण होता है, इसका मिक्सचर होता है। इसमें 80 से लेके 90% क्या होता है? मीथेन होता है, यानी CH4 मीथेन इसमें पाया जाता है। ये कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करता है। सीएनजी जो होता है, कैसा होता है? रंगहीन होता है, और ये गंधहीन भी होता है। क्या? रंगहीन गंधहीन दोनों होता है, हवा से भी हल्का होता है। इसको उच्च दाब पर इसको रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो पेट्रोल होता है, वो 232 से लेके 282 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जलता है। वहीं पे जो सीएनजी है ना, ये पेट्रोल की बात कर रही है। कौन? पेट्रोल 232 से लेके 282 डिग्री सेल्सियस पे जलता है। वहीं पे जो सीएनजी है, ये 540 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, यानी जो इसका ऊष्मीयमान है, इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिकतम होता है। तो सीएनजी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो पेट्रोल होता है, ये देखिए जल्दी जलता है, ठीक है, और ये प्रदूषण भी फैलाता है, इसलिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एलपीजी क्या होता है? ये घरेलू गैस के रूप में जो खाना बनाने के लिए जो गैस उपयोग की जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो वो एलपीजी है। ठीक है, गैस के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ये अधिक ऊष्मा देती है। ये क्या करती है? अधिक ऊष्मा देने का काम करती है। वहीं पे जो डीजल होता है, ये पेट्रोल से भारी ईंधन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये डीजल क्या होता है? पेट्रोल से भी ज़्यादा भारी होता है, माइलेज अधिक देता है, धीरे चलता भी है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। देखिए, होती है ना पेट्रोल वाली गाड़ी, डीजल वाली गाड़ी, तो डीजल से ज़्यादा भारी होता है और माइलेज भी ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वायु में कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता कितनी है, लगभग में आपको बताना है। ये भी आपको 2014 में प्रश्न पूछा गया है। कुल मिला के ये पूछा है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो वायुमंडल में कितना होता है 78%। ये बोला है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो गैसें होती हैं वो कितने परसेंट होती हैं। तो नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। अब इन दोनों को जोड़िए तो 99% तो यही गैसें हो जाती हैं। जब 99% ये दोनों गैसें हो जाती हैं तो बाकी CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन ये सब कितनी बचेंगी, ये बचेंगी 1%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन को चुनना है। वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। वे क्षेत्र हैं जो केवल पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, तो ये वो संरक्षित क्षेत्र होता है, सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं, जानवर है, ठीक है, मानव इन मानव जीवन को प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखा जाता है। चाहे वो प्लांट हो, जानवर हो, जो मानव की जो प्राकृतिक रूप का जीवन होता है ना, उसको सुरक्षित रखने का काम कहाँ पे किया जाता है, जैव मंडल आरक्षण या फिर इसको आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना जो भी मानव एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, सीमित रूप से उन पर निगरानी की जाती है। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका सीटेट फैब 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करता है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जगत और प्राणी जगत की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करता है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जगत और प्राणी जगत की विविध स्पीसीज का उल्लेख करता है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता क्या होता है, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि पृथ्वी के सभी जितने भी भू क्षेत्र हैं ना, चाहे नदियाँ, सारे भू क्षेत्र और नदियाँ इसमें आ जाएंगी, नदियों के अलावा वन आ जाएंगे, झील, ठीक है, समुद्री क्षेत्र, जितने भी भू क्षेत्र हैं, नदियां हैं, वन हैं, झील है, समुद्री क्षेत्र हैं, इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जंतु मौजूद हैं, प्लांट मौजूद हैं, ठीक है, एनिमल मौजूद हैं, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं, असंख्य प्रजातियां, देखिए विविधता से मतलब क्या समझते हैं कि जितने भी विविध प्रजातियां हैं, तो उनको उनके जो संरक्षण का काम करता है, उसमें जो प्रेजेंट होती हैं उसको ही क्या बोला जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। यानी जैव विविधता के अंतर्गत पौधे भी आ जाएंगे, पशु भी आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे और इनकी सभी प्रजातियां आ जाएंगी जो कि पारिस्थितिकी से जुड़ी रहती हैं, इकोसिस्टम से जुड़ी रहती हैं। तो ये सब किस में आ जाती हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आ जाती हैं। जो विश्व की कुल जैव विविधता है ना, उसका 8% भाग कहाँ पे है, 8% भाग अपने भारत में विद्यमान है। ठीक है, तो बताइए जैव विविधता में के अंतर्गत कौन कौन आएगा, पादप जगत भी आएंगे यानी प्लांट्स भी आएंगे, प्राणी जगत भी आ जाएंगे और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तीनों आएंगे तो, लेकिन इन तीनों की सभी प्रणालियां आ जाएंगी, विविध स्पीसीज इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका कोड भी दिया है ABC, ACD, C या AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AB क्यों गलत हुए, तो यहाँ पे क्या बोला है, कुल संख्या की बात की है, यहाँ पे संख्या नहीं, स्पीसीज, विविध स्पीसीज की बात की गई है जैव विविधता में। यहाँ पे केवल पादप जगत बोला है, जबकि केवल पादप जगत नहीं होगा। और यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाया गया, ये दिया है कि जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया संरक्षित क्षेत्र, तो केवल जानवरों के लिए भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? अचानक डरने से पलकों का बंद होना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, गर्मी से पसीना आना या आगचा मानना। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो कि बिना सोचे समझे होती हैं, यानी ये क्रियाएं सोच समझ के नहीं की जाती, ये बिना सोचे समझे होने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। ये बहुत तेजी से होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं। इनको करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या क्या आ जाएगा? जैसे गर्म वस्तु को छूने पे अचानक से जो हाथ पीछे तरफ करते हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया में आ जाएगा। सुई अगर चुभाई जाए तो सुई चुभने पे हाथ या पैर को तुरंत हटाना। तेज रोशनी में आंखों को झपकना, आंखें पलके बंद करना। आंख में जब धूल जाती है ना तो देखिए जल्दी से पलक बंद कर लेते हैं, ये भी किस में आ जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करती है, यानी ये सुरक्षात्मक के रूप में ये काम करती है। जैसे तेज आवाज़ आई तो तेज आवाज़ पे चौंक जाना, अचानक डरने से पलकों का बंद होना, मिठाई देख के मुंह में पानी आना, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। खांसी आना, छींक आना, ठीक है, ये छींक खांसी ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन ही होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं छींक खांसी, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जब धूल उल जाती है ना नाक के अंदर, मुंह के अंदर, तो खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, जिससे वो धूल क्या हो जाती है? धूल के कारण बाहर निकल जाते हैं। गर्मी से पसीना आना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठंड लगने पे शरीर का कपकपाना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आज्ञा मानना, ये कोई प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती है, ये स्वैच्छिक क्रिया होती है, ये कोई प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 27 जोड़ी, 31 जोड़ी, 37 जोड़ी या फिर कितनी होगी? 47 जोड़ी। बताइए मेरु तंत्रिकाओं यानी मेरुरज्जी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च रक्तचाप को कम करता है, या मूत्र निर्माण को रोकता है, या मूत्र निर्माण को कम करता है, या मूत्र निर्माण को बढ़ाता है। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन यानी इसको क्या बोलता है? ADH। ठीक है, यानी इसको ADH वैसोप्रेसिन को क्यों बोला जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोला जाता है? तो देखिए डायूरेसिस मतलब क्या हो जाता है? डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है अधिक मात्रा में मूत्र बनना। ये इसका मतलब क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है कि अधिक मात्रा में मूत्र बनना। और अगर इसके आगे एंटी लग जाए, एंटी मतलब एंटी डायूरेसिस मतलब जब अधिक मात्रा में मूत्र बन रहा है तो मूत्र बनने से रोकना, मतलब क्या हो जाता है? एंटी मतलब किसी चीज़ को रोकना। तो डायूरेसिस मतलब था अधिक मात्रा में मूत्र बनना, एंटी मतलब जो मूत्र अधिक मात्रा में बन रहा है उसको रोकना। तो इसीलिए वैसोप्रेसिन जो ADH हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? जो किडनी है, ठीक है, किडनी या गुर्दा जिसको बोलेंगे, तो इसकी नलिकाओं, नेफ्रॉन की नलिका, नेफ्रॉन की कौन सी नलिका? जो संग्राहक नलिका होती है, ये नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका होती है ना, DCT हिलने का लूप, PCT, फिर उसके बाद ये संग्राहक कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? जल को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। इससे शरीर जो पानी है वो पानी शरीर में, बॉडी में वापस चला जाता है। और जो यूरिन होता है ना, यूरिन कैसा हो जाता है? कंसनट्रेट होकर बाहर निकल जाता है, यानी कम मात्रा में मूत्र क्या होता है? उत्सर्जित होता है। जो ADH होता है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, यह क्या करता है? बॉडी में जल की मात्रा या पानी की मात्रा को संतुलित करने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये डायूरेसिस और एंटी वाला कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह मूत्र निर्माण को कम करता है। क्या करता है? कम करता है, रोकता नहीं है। ठीक है, BP से तो कोई लेना देना नहीं, बढ़ाता भी नहीं। तो ये रहे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल भी ऐसे ही रहता है। सारे प्रश्न आपके NCERT बेस्ड थे, सारे आपके NCERT से ही उठाए गए प्रश्न थे। तो ये मॉक टेस्ट की जो क्लासेस चल रही हैं, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आज हमारी दूसरी क्लास थी, ऐसे ही आपकी एक हफ्ते ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।